Hi everyone, welcome to second part और टास्क 2 ऑफ द चैप्टर सेल, जिसमें हम आज यूकैरियोटिक सेल से आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। कल हमने राइबोसोम तक पढ़ लिया था, तो आज थोड़ा लार्जर पोर्शन ऑफ द चैप्टर रह रहा है, तो हो सकता है ये कल वाले ड्यूरेशन से ज़्यादा हो। बट हम ये पूरा रिवाइज करेंगे और फिर एक्टिव रिकॉल करके पूरे चैप्टर्स के नोट रिवाइज कर लेंगे, और फिर कल हम इसके 50 पीवाईक्यूज लगाएंगे एज अ टास्क 3, जो हमारा स्केड्यूल है। मैंने आपको स्केड्यूल पहले से ही भेज रखा है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है यूकैरियोटिक सेल्स। देखो, पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में आपको क्या पता है। थोड़ा बहुत पता होगा, फिर हम देखेंगे कितना होता है। तो मेरे को यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में क्या पता है, पहले तो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती है। बट कल हमने पढ़ा था, इसमें एक एक्सेप्शन होता है जो कि होता है राइबोसोम्स, और एक होता है सेंट्रोसोम्स। ठीक है, अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, और मेरे को क्या पता है? मेरे को इतना ही पता है, अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो द यूकैरियोटिक द यूकैरियोट्स इंक्लूड्स ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। पहले क्या क्या है यहाँ पे? प्रोटिस्ट है, प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स। ठीक है, in eukaryotic cells there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelles। मतलब कंपार्टमेंट बने होते हैं, इसका मतलब थ्रू मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus with न्यूक्लियर एनवेलप। तो इसमें ही हमने लिख दिया था, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती है, तो न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन होती है। In addition, eukaryotic cells has a variety of complex locomotory or cytoskeletal structures. Their genetic material is organized into chromosomes। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। वो हमने कल फ्लो चार्ट बनाया था, उससे ये हमें समझ आता है। All eukaryotes are not identical. Plant and animal cells are different, as a former possesses cell wall, plastids and large central vacuole which are absent in animal cell। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ प्लांट सेल में, यूकैरियोट में, क्या इसने बताया हुआ है हमें? सेल वॉल है, प्लास्टिड्स है, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि 90% ऑफ द स्पेस इन प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल। तो प्रेजेंट इन एनिमल क्या है? सेंट्रियोल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सब आपको पता है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम इसको यहां से कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और डब्बा भी बना दिया, आपको याद रहेगा। ठीक है, और अब हम इसको हटा देते हैं, साफ सुथरा बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। देख लो, ये थोड़ा डायग्राम है, ये आपको समझना पड़ेगा कि एनिमल सेल, देखो ये वैक्यूल सबसे बड़ा, देखो कितना बड़ा इसने जगह घेर रखी है। तो वैक्यूल से ही आपको पता चल जाएगा ये है प्लांट सेल। यहाँ पे छोटा सा वैक्यूल है, दिख भी नहीं रहा वैक्यूल तो का है, लो मार्क भी नहीं है, तो ये एनिमल सेल। ये तो डिफ्रेंसिएशन आपको छोटी सी पता चल गई। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहता है सेल मेम्ब्रेन? द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद में ही स्टडी करा था। केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसीज इनेबल्ड द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सेल पे मेजरली यूजुअली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी करा गया था? तो उसका आंसर हो सकता है आरबीसीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। These studies showed that cell membrane is mainly composed of lipids and proteins।
ठीक है, क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में? मेनली लिपिड एंड प्रोटीन। द मेजर लिपिड्स, देखो सेल मेम्ब्रेन मेजरली होता है लिपिड्स और प्रोटीन्स। लिपिड्स में भी क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स बाइलेयर की तरह अरेंज्ड होते हैं, कैसे? ऐसे, ऐसे, ये बाइलेयर है, ठीक है। द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स आउटसाइड। ये हेड है, हेड है, ये हेड है, पोलर हेड, ठीक है, आउटसाइड, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स इनसाइड। और ये टेल है जो कि है हाइड्रोफोबिक, जो पानी से डरती है। ये हो गया, ठीक है। दिस ensures that non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from aqueous environment, क्योंकि यहाँ पे सारा ये सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे सारा, अब ये साइटोप्लाज्म आ गया ना इस साइड, तो ये टेल बचे साइटोप्लाज्म से, पानी से बचे, एक्वस एनवायरनमेंट से बचे, इसलिए हम टेल अंदर की साइड होती है, ठीक है। ये हो गया। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन्स ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट क्या है? कोलेस्ट्रॉल भी होता है उसमें। देख रहे हो, सिर्फ इतने से छोटे से डायग्राम ने, इतने से छोटे से ने आपका पूरा ये पैराग्राफ खत्म कर दिया। सिंपल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं हमें? लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो पोजेसेस प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हमें बाद में पता चल गया कि इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं और कार्ब्स भी होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरियस कंसिडरेबली इन डिफरेंट साइड्स ऑफ सेल्स। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, मतलब आरबीसीज की कितनी होती है? 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स। तो यहाँ ये पे लिख लेते हैं हम, छोटा सा यहाँ बक्सा बनाते हैं। आरबीसी 52% प्रोटीन, 42% लिपिड्स, ठीक है। Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral और peripheral। प्रोटीन जो होते हैं इस बायलेयर में, अभी ये कौन सा लिपिड बायलेयर है, इसके अंदर प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, या तो ऐसा प्रोटीन हो जाएगा, ऐसा, ये हो गया इंटीग्रल प्रोटीन, प्रोटीन, या तो यहां हो जाएगा, ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स बरीड इन द मेम्ब्रेन। तो इससे आपको इस छोटे से डायग्राम से ये पूरा आपका खत्म हो गया। अब अपन इसको क्या करेंगे? एज यूजुअल यहाँ से उठा लिया हमने, ये पकड़ लिया, इसको यहाँ से कॉपी करा और इसको अपन यहाँ पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। आप अपनी एनसीईआरटी में जब मार्क करोगे तो ढंग से कर लेना, पर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे हर पैराग्राफ के सामने छोटे से फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, ताकि आप जब रिवाइज करो तो आप इन द, एज, ऑन, इन सब में भूल ना जाओ और आपका दिमाग फोकस्ड रहे कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर लाइन या पैराग्राफ में, ठीक है। अब अपन इसको इरेज कर देते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer और निकोलसन ने एक improved 1972 में उन्होंने बताया था, which is widely accepted fluid mosaic model भी कहते हैं। According to this, the quasi fluid nature of lipids, lipids का quasi fluid nature enable करता है lateral movement of protein within the bilayer. This ability of to move within the membrane is measure of fluidity। अब एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाट इज फ्लूइडिटी इन टर्म्स ऑफ, ये कॉन्सेप्ट ऐसे आते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर आएगा दी एबिलिटी ऑफ प्रोटीन, ऑफ प्रोटीन टू मूव लेटरली विद इन
the overall bilayer. This is called fluidity of the plasma membrane. ठीक है, याद है. The fluid nature of membrane is also important from point of view of cell growth. देखो, फ्लूइड कोई चीज है तो जब बढ़ता है तो पानी आराम से एक्सपेंड हो सकता है ना. सेल ग्रोथ होती है तो वो ऐसे बढ़ जाता है. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ इंटरल सेलुलर जंक्शन की उसमें से कुछ निकालना है तो निकल गया. सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको बस बताने के लिए कि उसका जो फ्लूइड नेचर है वो कैसे कैसे हेल्प करता है. ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट. देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे, यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ से अंदर से बाहर टू एंड फ्रो मोशन रहता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेन फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. ठीक है. द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल. सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि एक गार्ड है जो पूछेगा नाम क्या है, अच्छा जाना है अंदर, जरूरत है तो ही जाने देगा. ये नहीं कि मुंह उठाए और चल दिए अंदर, नहीं. सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब पर जाने तो दे सकता है पर सेलेक्टिव है, सबको नहीं जाने देगा, जिसकी जरूरत है उसे ही जाने देगा. ठीक है. टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि सपोज यहाँ पे एक गार्ड है, मेरे को आउटसाइड यहाँ है, इनसाइड यहाँ है. यहाँ पे एक गार्ड है, यहाँ पे एक गार्ड है. ये बंदा आया कि भाई साहब क्रॉस करना है, वो कह रहा हाँ कर लो. तो इस गार्ड ने कोई हेल्प नहीं करी, तो ये आ गया. इसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. ठीक है. अब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब दोबारा ये बंदा आया, इसने बोला पास करना है, वो कह रहा कमा करा देंगे. इसने बोला यार पैर में लग रखी है, उसने बोला व्हील चेयर दे देंगे, और व्हील चेयर के साथ एक बंदा भी चाहिए, तो ये व्हील चेयर के साथ सपोर्ट करता है, तो ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट. रिक्वायर एनर्जी, जब व्हील चेयर लगी उसने धक्का मारा तो उसका एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. ठीक है. अब दो टाइप के पैसिव और एक्टिव पढ़ लिए. अब हम पढ़ेंगे कि पैसिव के एग्जांपल क्या है. न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल अक्रॉस द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर. अब पैसिव ट्रांसपोर्ट जब भी होता है जब कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इज फ्रॉम हाई टू लो. सपोज यहाँ 10 दोस्त हैं, यहाँ पे दो ही दोस्त हैं, तो ये यहाँ इसने बोला यार इक्वालिटी तो है ही नहीं, इसने बोला गार्ड साहब जाने दो, कह रहा हाँ चले जाओ. तो यहाँ 9 हो जाएंगे, यहाँ 3 हो जाएंगे, पर अभी भी कंसेंट ग्रेडियंट है, यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है. ठीक है. बट ये ऐसे नहीं हो पाएगा. इस यहाँ पे जो गार्ड होगा इससे बोलेगा जाने दो, ये बोलेगा अबे पहले से ही अंदर कम हो, बाहर जाके और एक चला जाएगा तो और कम हो जाएगा, कहीं नहीं जाना, तो ये यहीं रहने दो. पर अगर यहाँ पे इसको बोल दे ले थोड़ा पैसे ले लेना, पैसे ले ले थोड़े सा और जाने दे, फिर इंडिया तो आपको पता ही है वो जाने देगा, तो फिर ये हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट. समझ गए? अब देखो, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर. मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. व्हाट इज ऑस्मोसिस? movement of water molecules from higher concentration to lower concentration by simple diffusion is called osmosis. ठीक है. As a polar molecules cannot pass through non-polar by a lipid layer, they require a carrier protein. तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से हो गए? ये होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब जो चार्ज है, जैसे Na, Ca2+, ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स है. तो इनके रिक्वायरमेंट के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी. require carrier proteins to facilitate their transport across the membrane. The few ions or molecules are transported against their concentration gradient, which is lower to higher. Such transport, ये मैंने पहले बता दिया, जिसमें ATP यूटिलाइज होता है. ATP मतलब जब इसने पैसे देके ये कम दोस्त वाले की जगह आगे गए, या व्हील चेयर वाला एग्जाम्पल. सो ATP इज यूज, ATP इज एन एनर्जी विच इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसका एग्जाम्पल है सोडियम मैग्नीशियम पंप. ठीक है. ये अपन ने पढ़ लिया. ये इसमें ऐसा कुछ याद करने का नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थिंग. आप आगे जाओगे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट में, आप देखोगे तो वहां सब ये सब पढ़ने को है. ठीक है. अब सेल वॉल पढ़ते हैं. पानी पी लूं भाई मैं थोड़ा सा.
भाई थोड़ा ना वेट गेनिंग डाइट पे इतना खा लेता हूँ ना, नींद आ जाती है। अब चलते सेल वॉल। सेल वॉल, as you may recall, cell wall क्या है? A non-living rigid structure called cell wall forms an outer layer of plasma membrane. आपको क्या पता था? यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ सेल वॉल है, सेल वॉल है। ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स, सिर्फ फंजाई और प्लांट्स में होती है। टू शेप ही नहीं देती, प्रोटेक्ट भी करती है फ्रॉम मैकेनिकल, की फटने वाला सेल बचाएगी सेल वॉल। It also helps to cell interaction and provides barrier to undesirable molecules. Algae have cell wall made up of cellulose, gelatin, mannans, and minerals like calcium carbonate, while other plants consist of cellulose, hemicellulose, pectin and proteins. ये इंपॉर्टेंट है। एल्गी, इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज, यहाँ मार्क कर देते हैं इसको हम। while other consist of the cell wall of a young plant. The primary cell wall is capable of growth, which gradually diminishes as the cell matures, and the secondary wall is formed on the inner towards membrane. देखो, यहाँ पे पहले प्राइमरी मेम्ब्रेन होती है, जब सेल ग्रो होता है तो ये ग्रो करने में मदद करती है। फिर यहाँ पे सेकेंडरी आ जाती है, इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। द मिडल लेमला इज मेनली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज डिफरेंट नेबलिंग सेल्स टुगेदर। द सेल वॉल मिडल लेमला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबल। देखो क्या होता है, ये एक सेल ले लो, ये एक सेल ले लो, ठीक है, और बीच में हो जाती है ये कनेक्शन, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, ये है। और अपन इसको यहाँ पे मिटा देंगे। और द important thing is the middle lamella is consistent। ठीक है। अब आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है? while each of the membranous organelles is distinct in terms of its function or structure, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. The endomembrane system includes, क्या होता है endomembrane system में? ER, Golgi complex, lysosomes, vacuoles। ठीक है। Since the function of mitochondria, chloroplast, peroxisomes are not coordinated with the above component, these are not considered as the endomembrane system। ठीक है। पहली बात तो यह है कि सारे ऑर्गेनेल्स के ज्यादातर फंक्शन और स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट द थिंग व्हाई वी हैव एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज क्योंकि कुछ ऑर्गेनेलीज जो है उनका जो भी फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर है। जैसे यहाँ से कोई चीज यहाँ आती है, फिर यहाँ से कोई चीज यहाँ आती है, फिर यहाँ से कोई चीज यहाँ आती है। सो द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज आर इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, सो इसलिए वो उनको एक सिस्टम में कहा गया है विच इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। गोल्जी एप्रिट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरिक्सिसोम्स आर नॉट, उनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसलिए वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं है। क्या क्या नहीं है इसने लिखा हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरिक्सिसोम, ये नहीं है, तो यहाँ पे ये हमने काट दी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले ईआर पढ़ लेते हैं। देखो, ईआर भी मैं आपको यहीं लिख देता हूँ, आर ई आर और एस सी आर, और अपन इसको जो भी ईआर के बारे में होगा वो ऊपर पढ़ लेंगे। आर ई आर क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स scattered in the cytoplasm called ER। ये क्या है? टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स।
आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। Hence, ये divided the intracellular space into two distinct compartment, luminal और extraluminal। देखो, सपोज करो ये पूरा सेल है, ये वाला यहाँ तो साइटोप्लाज्म है, तो ये हो गया एक्स्ट्रालुमिनल, ठीक है। अब ये सपोज करो ये आ रहा है, इसके अंदर भी तो कोई फ्लूइड होगा यहाँ पे, तो ये हो गया ल्यूमिनल, ठीक है। ये है फिर क्या है, द ईआर ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सर्फेसेस। यहाँ देख रहे हो, यहाँ राइबोसोम्स अटैच्ड है, ये राइबोसोम्स है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड आरईआर। इस पे राइबोसोम्स है, तो ये आरईआर हो गया। वाइल दे और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई राइबोसोम्स नहीं है, तो ये क्या हो गया, एससीआर। RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus। देखो, RER में राइबोसोम है, राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस, तो RER उसमें ज्यादा दिखते हैं, उन सेलों में ज्यादा दिखते हैं जिसका काम है प्रोटीन का सिक्रीशन और प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अपन ये सब हटा देते हैं, और मैं आपके लिए इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद देयर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। द स्मूथ ER is the major site of synthesis of lipids. In animal cell, lipid-like steroidal hormones are synthesized. Animal cells में क्या है, lipid-like steroidal hormone are synthesized in SCR। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ठीक है। RER पढ़ लिया, गोल्जी अपरेटस पढ़ते हैं फटाफट से। चलो, गोल्जी अपरेटस किसने निकाला था, कैमिली गोल्गी फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। These were named as Golgi bodies after him. They consist of many flat dish-shaped sacs और सिस्टर ने 0 पॉइंट इतना में ये ऐसे गोल्जी बॉडीज होती है, और ये जो चीज है यहाँ पे मार्क्ड है सिस्टर ने, इनको कहते हैं, ठीक है। These are stacked parallel to each other। पैरेलल है, देख पा रहे हो आप, ऐसे पैरेलल है। The very number of cisternae are present in Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or transforming phase, cis or forming phase, concave trans or maturing phase. The cis trans phase of the organelles are entirely different but interconnected। अब देखो इसने क्या बोला, cis और convex। convex लेंस होता है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला कौन सा फेस हो गया, कॉन्वेक्स सिस फेस, या तो फॉर्मिंग फेस। अब ये वाला देखो, ये और दूसरा होता है, यहाँ पे दिखा नहीं रहा, ट्रांसफेस मतलब कॉनकेव। अगर ऐसा फेस होता तो ऐसा, ये होता है कॉनकेव फेस, ठीक है। जैसे ये देखो, ये यहाँ दिख रहा है ना, ये कॉनकेव फेस, और इसको कह सकते हैं अरे क्या हो रहा है, मैच्योरिंग फेस। अब ठीक है, the Golgi apparatus principally performs the function of packaging material to be delivered either to intracellular target or secreted outside the material। Golgi apparatus का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स from the ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। देखो ER ऐसे है, उससे कनेक्टेड है गोल्जी अपरेटस, ये पूरा गोल्जी अपरेटस कनेक्टेड है। गोल्जी अपरेटस में पहले पहले तो मैच्योरिंग फेस होगा ना, मैच्योरिंग फेस है सिस, फॉर्मिंग फेस होगा ना, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, फिर होता है ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। इसे कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं, इसे कॉनकेव कह सकते हैं। फिर यहाँ से अपना पैकेज होके माल मसाला निकल जाता है, ठीक है। This explains why Golgi apparatus remains in close association with endoplasmic reticulum। ये चीज से पता चलता है कि गोल्जी अपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने पास होके काम क्यों करता है। अब क्या है,
A number of proteins synthesized by ribosomes on the ER are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from their transverse. Golgi apparatus is the important site of formation of glycoprotein और glycoripid. ये हमने लिख लिया, इसको मार्क कर देंगे. ठीक है, क्या है, यहाँ से प्रोटीन आएगा ER से, वो यहाँ पे ऐसे सिस फेस पे जाएगा, मेच्योरिंग फेस होगा और फिर यहाँ पैक होके निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. ये काम होता है गोल्जी apparatus का. गोल्जी apparatus का मेन काम क्या है? गोल्जी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड. प्रोटीन लिपिड को पैक कर देते हैं, तो ये ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन हो जाती है. अब दो चीज और है, दो चार चीज. अब हमने देखो ER पढ़ लिया, गोल्जी ये पढ़ लिया, लाइसोसोम्स और वैक्यूल पढ़ेंगे. लाइसोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर formed by the process of packing in the Golgi apparatus. इनकी पैकेजिंग से लाइसोसोम मिलता है गोल्जी apparatus के. The isolated lysosomes vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzyme. सारे hydrolytic enzymes होते हैं, जैसे lipase, proteases, carbohydrates, ऐसे सारे carbohydrates, ऐसे सारे enzyme होते हैं. Optimally active at pH, acidic pH. These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins और lipids. और ये ठीक है, ये लाइपोसोम्स है. क्या होता है, पहले तो बनते कहाँ से? मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ गोल्जी apparatus. और इसमें क्या होते हैं, सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. Vacuoles, membrane bound space found in cytoplasm. It contains water, sap, excretory product and other materials not useful for the cell. The vacuole is bound by single, इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं. The membrane of the vacuole is called tonoplast. In plant cell, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. ये मैंने आपको पहले ही बताया था, तो अपन इसको मार्क कर देंगे. In plants, the tonoplast facilitates the transport of number of ions and other materials against the concentrate gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. देखो, मेन हमने पढ़ा था, यहाँ पे ही पढ़ा था. देखो क्या होता है, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर इसमें ज्यादा है वैक्यूल में, तो उसका कंसंट्रेशन वैक्यूल में ज्यादा होगा और बाहर कम. तो अब कोई चीज अंदर बाहर से अंदर आएगी तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएगी. यही बात हो रखी है इन अमीबा. The contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. In many cell produce में food vacuoles are formed by engulfing food particle. ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है. अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है और किस में फूड वैक्यूल होता है, प्रोटिस्ट. और अपन ये सब मिटाओ. पता है, मेरी क्लास 12th में ना, मैं बायोलॉजी का मतलब मेरी बायो ठीक थी, पर जो मेरी बायोलॉजी की टीचर थी ना, वो मेरे को इतना कुछ मानती नहीं थी. तो एक दिन क्या हुआ, हमारी छुट्टी हुई, उन्होंने सेल पढ़ाया हुआ था, तो मेरे को तो आती ही थी बायो, उसकी उनकी नज़र में नहीं आती होगी शायद. तो फिर एक दिन उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया आउट ऑफ द बॉक्स कि हम सिर्फ दो तीन लड़के ही थे बायोलॉजी की क्लास में ना, तो उन्होंने पूछ लिया कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन का क्या होता है. तो किसी को जवाब नहीं दिया, तो मैंने बोल दिया टोनोप्लास्ट. तो उस टीचर को जब भी लगा कि मैंने तुक्का मार दिया. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, वट एवर यू डू, उनको लगता है ये बच्चा ही नहीं लायक है. तो दिस वॉज द आइडिया. अब अपन चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे. दो चीज पढ़ेंगे. मेरे को ना जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ना साइड बाय साइड पढ़ने में मजा आता है, बिकॉज बहुत सारी सिमिलर फीचर्स है. तो अपन साथ के साथ पढ़ लेते हैं इसको. पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेंगे, फिर क्लोरोप्लास्ट बाद में आएगा. वैसे तो क्लोरोप्लास्ट का है, माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा क्लोरोप्लास्ट. चलो जैसे इसमें दे रखा है, क्योंकि प्लास्टिड्स के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट है. चलो माइटोकॉन्ड्रिया निपटा लेते हैं फटाफट से. माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है,
कितना रह गया चैप्टर? थोड़ा सा रह गया। माइटोकॉन्ड्रिया 10 है ना, अपन चौथे पे। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्स आर नॉट इजीली विजिबल। अगर इस पे स्टेन नहीं होगा तो ये दिखेंगे ही नहीं सेल में, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन साइकोलॉजिकल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज टिपिकली सॉसेज और सिलेंड्रिकल टाइप। ये दिख रहा है आपको, सॉसेज और यहाँ सिलेंड्रिकल टाइप। कभी भी ये सब जानने की बिल्कुल, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं करना कि इसका साइज याद कर लूँ, ये सब गलती मैं कर चुका हूँ, कभी कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन वही आता है जो इतने सालों से आता है, वो नए क्वेश्चन बहुत कम बनाते हैं बिकॉज नए क्वेश्चन बनाने में उनका बहुत ज्यादा रिस्क है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ लिखेंगे हम डबल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्या? अनलेस स्पेसिफिक स्टेन आर नॉट इजिली विजिबल। कर सकते हो भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं ना। क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन मान लेता हूँ और मैं ये इनर मेम्ब्रेन मान लेता हूँ, ऐसे मान लेता हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, दैट इज आउटर कंपार्टमेंट। अब देखो, यहाँ तो एक तो ये कंपार्टमेंट है जो बिल्कुल आउटर है, आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक ये है जो इन दोनों के बीच में, तो ये इनर कंपार्टमेंट है, ठीक है। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या होता है, और ये इसके लेयर है ऐसे, मतलब यहाँ पे सही समझ आ रहा है। मैंने, मेरा डायग्राम बहुत बकवास है, इसको मत देखो, यही देख लो। ये मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन से बना हुआ है जो, और द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये कॉन्टिन्यूअस है टुवर्ड्स। अब क्या है, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स। देखो ये जो इनफोल्डिंग्स है ना, इसको हम कहते हैं क्रिस्टे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे गलत करते हैं। द इनफोल्डिंग्स इन ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टा। गोल्जी अपरेटस के जो पैरेलल स्ट्रैक्ड होते हैं वो सिस्टर क्रिस्टरने होते हैं, याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। The two membranes have their own specific enzyme associated with mitochondrial function. Mitochondria are site of aerobic respiration. क्या है यहाँ पे? Mitochondria are site of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP. ATP का synthesis करते हैं, hence are called powerhouse of the cell. ये तो हमें पता ही है, सबको यही पता होता है, mitochondria are the powerhouse of the cell. The matrix also possesses single circular DNA molecules, a few RNA molecules, ribosome 70S, and the component required for the synthesis of protein. The mitochondria divide by fission. देखो, आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी होगी। अब यहाँ पे लिखते हैं हम काम की चीज जो आपको नहीं भूलनी। डबल मेम्ब्रेन है, ये आपको याद होगा, इसे हटा दो। जो काम की चीज क्या है, मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, मॉलिक्यूल होता है, फ्यू आरएनए और राइबोसोम प्रोटीन, ये सब। राइबोसोम होगा तो 70S होगा। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, ऑर्गेनेल के अंदर है, तो 70S है। बट जो यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है वो 80S होता है, तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका बहुत ज्यादा, तो मैं इसको अलग से लिखूंगा यहाँ पे। ये पीडीएफ दोनों व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा और टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम के दोनों क्यूआर कोड अब मैं यहाँ लगा दूंगा, तो जहाँ भी ज्वाइन करना हो वहाँ कर लेना, दोनों जगह मिल जाएगा। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, सिंपल सा था, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। अब हम पढ़ते क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स। देखो, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स और यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं? प्रोटिस्ट। यूग्लिनॉइड्स आर प्रोटिस्ट।
These are easily observed under the microscope as they are large. They bear some specific pigment, thus imparting specific colors to plant. Based on type of pigment, chloroplastids are classified into plastids. तीन टाइप की होती है based on type of pigment. Chloroplast, chromoplast, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है, पढ़ लेते हैं। कंटेन्स क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट। कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट, और ये ट्रैप करता है सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ट्रैप लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब क्या है, इन क्रोमोप्लास्ट फैट soluble carotenoid pigments like carotene xanthophylls are present. They gives the part of a plant yellow, orange and red colors. क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फैट soluble। यार आज थोड़ा ज्यादा हो गया। बहुत सारे लड़के जो वेट गेन पे होंगे उनको पता होता है कि कितना कैलोरी सरप्लस खाना होता है। वेट गेन इज वेरी हार्ड आई गेस। कैरेटनॉइड्स और कैरेटनी जिसमें होता है कैरोटीन, जेंथोफिल्स और अदर जो प्लांट्स को कलर देते हैं, गिव्स कलर। ल्यूकोप्लांट्स कलरलेस, वेरियस शेप्स हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टोर्स, अब इसमें भी ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, कलरलेस प्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट स्टोर्स। अब इसमें तीन टाइप होता है, अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, स्टार्च। अमाइलोप्लास्ट ऐसे भी याद रख सकते हो क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है। एग्जाम्पल पोटैटो। इलाइलोप्लास्ट ऑयल्स एंड फैट्स, वेयर एज एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन। कैसे, आपने देखा होगा मेज में एक लेयर होती है, जब हम पढ़ते हैं कौन सा चैप्टर, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स पढ़ते तो है शायद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स, उसमें एक मेज में लेयर होती है जो होती है प्रोटीनिशियस एल्यूरोन लेयर। ठीक है। तो प्रोटीन, सिंपल सी बात है, ये याद रखना है। ये पूरा चार्ट आपको बता दिया है, आप यहाँ पे अच्छे से लिखना है ऐसे, तो सही हो जाएगा। अब क्लोरोप्लास्ट, majority of the chloroplast of the green plants are found in mesophyll cells of the leaves। mesophyll cells में मेजोरिटी होती है। ये देखो क्लोरोप्लास्ट में दो टाइप के सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स। ठीक है। These are lens shaped oval spherical discoid or even rubber like structure having variable length। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। Their number varies 1 per cell Chlamydomonas और ग्रीन एल्गे में। ये याद रखना चाहिए कि एक क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, क्लैमिडोमोनास में। ग्रीन एल्गे ये याद रख सकते हैं हम, यहाँ पे इसको लाल छड़ी कर देंगे। ये सही है। अब चलते हैं। Like mitochondria, the chloroplast are also double membrane bound of the two. The inner chloroplast membrane is relatively less permeable. The space limited by the inner, दोबारा पढ़ेंगे। Like mitochondria, the chloroplast are also double membrane of the two. The inner chloroplast membrane is relatively less permeable. अंदर वाली देखो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर वाली रिलेटिवली मतलब इससे ज्यादा, इससे कम लेस परमिएबल। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो अंदर की अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैट एंड मेम्ब्रेनस ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड थाइलोकॉइड्स। अभी आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ पे ऐसे कॉइन की तरह ना ऐसे पूरा स्टैक बना होता है, जिसे हम कहते हैं थाइलोकॉइड। In addition, there are flat membranous tubules called stroma lamella connect these thylakoids। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इनर मेम्ब्रेन समझ लो, ये आउटर मेम्ब्रेन समझ लो, खुला हुआ है यहाँ से। ठीक है।
इनर मेम्ब्रेन के जो इसे कहते हैं हम स्ट्रोमा। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये सेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये सेल को तो हम ग्रेना कहते हैं और इस पूरे को हम थाइलोकॉइड कहते हैं। एक थाइलोकॉइड से दूसरा थाइलोकॉइड जब जुड़ता है वो जुड़ता है स्ट्रोमल लेमेले से, ठीक है, ऑफ डिफरेंट ग्रेनाई, इसे हम एक को ग्रेना कहते हैं और उस पूरे को थैलोकॉइड कहते हैं, ठीक है। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम रिक्वायर ऑफ द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटॉन्स। क्या कह रहा है, स्ट्रोमा, यहाँ पे इस स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं जो रिक्वायर सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स और कार्ब्स में, और इसी के अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा हैज डबल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स जो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन का। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलोकॉइड्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स, क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं इन थाइलोकॉइड्स में, ठीक है। द राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइड। यहाँ भी राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है वो 70s होता है और जो साइटोप्लाज्मिक होता है वो 80s होता है, एज सेम एज इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलो अब हम राइबोसोम पढ़ेंगे, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, थोड़ा सा रह गया, फटाफट निपटा देते हैं। राइबोसोम्स पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर के बाद ना जब ये टास्क 1 टास्क 2 हो जाएगा, मैं छोटा सा एक 14 मतलब 10 मिनट का एक्टिव रिकॉल का सेशन कर निकालूंगा। एक पेज लेंगे खाली और उसमें हम सिर्फ सेल रिवाइज करेंगे, तो वो एक अलग से डाल दूंगा ताकि हॉच पॉच ना हो जाए, ठीक है। राइबोसोम्स क्या है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉन, किसने निकाला था, जॉर्ज पैलेड ने। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड प्रोटीन एंड आर नॉट सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन। पहले तो राइबोसोम क्या होते हैं, ऐसे याद रखना, आरएनए प्लस प्रोटीन equals to ribosome. Eukaryotic ribosomes are 80s while the prokaryotics are 70s. Each ribosomes have two subunit, larger बड़ा 80s में होती है 60-40 और 70s में होती है 50-80। दिस इज नॉट एन एडिशन। ये क्या होता है कि सपोज ये राइबोसोम है तो हम इसको सेडिमेंट्री कोफिशिएंट होते हैं, तो जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज में घुमाते हैं तो कब कौन सी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में इसकी दो सब यूनिट अलग अलग हो जाती है, उसका उसे कहते हैं, ऐड मत कर देना। अब SEDWORK unit or SED stand for sediment. It is indirectly a measure of density and size. Density और size का both 70s are equal, composed of two subunit. ये हो गया इजी, आपको याद आ जाएगा आपको। और जब मैं एक जो अगला लेक्चर होगा इसी का 10 मिनट का जो लेक्चर होगा जिसमें हम एक्टिव रिकॉल करेंगे, आप वही आज ही देखना है, आपको ये नहीं कल देखना है, वो आज देखोगे तो पूरा सेल आपका ऐसे मिनट में हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कल हम इसके 50 क्वेश्चंस लगाएंगे, उसमें तो यू आप तोड़ दोगे। अब आता है साइटोस्केलेटन। An elaborate network of filamentous proteinaceous structure consists of microtubules, microfilaments, or intermediate present in cytoplasm is collectively refers to cytoskeleton. Is a cell are involved in mainly functions as mechanical support, motility, maintenance और support. देखो ऐसा कुछ दिखता है आपका, क्या साइटोस्केलेटन, देखो ऐसा कुछ दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बनाया नहीं हुआ, ऐसे कुछ व्हील शेप स्ट्रक्चर होता है। जब नहीं बनाया हुआ तो मैं भी आपको नहीं बता दूंगा, तो हम खामा खाई आपके जहन में कुछ एक्स्ट्रा चीज आएगी। आपको याद क्या रखना है, फिलामेंटेशियस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। द साइटोस्केलेटन इज अ सेल इन्वॉल्व्ड इन मैनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेनेंस। इनका सारा काम है कि भाई सेल को मजबूती से प्रोटेक्ट करना है, इनका मेनली यही काम है, ठीक है। अब हम सीलिया फ्लैजिला पढ़ते हैं, सीलिया और फ्लैजिला अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ हम सीलिया पढ़ेंगे, यहाँ फ्लैजिला पढ़ेंगे। क्या है सीलिया फ्लैजिला, हेयर लाइक आउटवर्ड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्मॉल स्ट्रक्चर विल वर्क लाइक ओर्स
causing the movement of either cell or surrounding fluid. ठीक है. The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from the eukaryotic flagella. पहली बात तो ये होनी चाहिए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं. Eukaryotic and prokaryotic flagella are different. एक बात तो ये हो गई, ठीक है. अब क्या है? The electron microscope study of cilium or the flagellum show that they are covered with plasma membrane. ठीक है. Their core called exonym possess a number of microtubules running parallel to long axis. देखो ये है, क्या कह रहा है? कोर होता है इसका एक्सोनिम, प्रोसेसर नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये सारे नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसका कोर एक्सोनिम है. और क्या कह रहा है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रल शीथ ये है, रेडियल स्पोक्स ये सब है. एक्सोनिम यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9+2 कहते हैं इसे. 9+2, ये दो नीचे यहाँ 9, तो 9+2 अरेंजमेंट होती है एक्सोनिम की. ठीक है. द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज कॉल्ड इनक्लोज बाय सेंट्रल शीथ. ये ब्रिज दिख रहा है आपको, ये, और ब्रिज का है ये रहा, ये वाला. ठीक है. विच इज कनेक्टेड बाय वन ऑफ ईच फेरिकल रेडियल स्पोक, और रेडियल स्पोक से ये सेंट्रल वाले से ये साइड वाले कनेक्टेड है. दस देर आर 9 रेडियल स्पोक्स. द फेरिकल डबलेट आर ऑल्सो कनेक्टेड interconnected by linkers. Both the cilium flagella emerge from centriole-like structure called basal body. कुछ याद नहीं करना, दो चार चीजें है, इतना आपको पता होना चाहिए क्या स्ट्रक्चर है. इसमें से जो जो मेन पॉइंट आते हैं, एक तो इनका स्ट्रक्चर पूछते हैं, 9+2 होता है, और कोर को क्या कहते हैं? एक्सोनिम होते हैं. ये सब चीज पूछी होती है. जो ये साइड वाले हैं वो सेंट्रल से कैसे जुड़े होते हैं, रेडियल स्पोक से जुड़े होते हैं. ये 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें. अब हमारा बच गया सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल. देखो सेंट्रोजोम, हाँ सेंट्रोजोम होता है वो. मैं आपको सेंट्रोजोम बना के दिखाता हूँ, उसमें दे नहीं रखा. ऐसे होता है, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे 9 होते हैं, बीच में एक होता है, और ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. अब पढ़ते हैं. सेंट्रोजोम इन ऑर्गेनली यूजुअली कंटेन्स 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल. ठीक है. सेंट्रोजोम में 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं. दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस मटेरियल. कौन सा मटेरियल है? पेरीसेंट्रियोलर. बोथ द सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रोजोम्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ऐसे रहते हैं ऐसे. विच हैज एन अरेंजमेंट लाइक कार्टविल. तो आप ऐसे देख रहे हो, इस ये कार्टविल जैसा स्ट्रक्चर लगता है. दे आर मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral fibril called tubulin protein. ये 9 होते हैं, 3 3 6 7 8, ये 9 होते हैं. ठीक है. इन्हें हम कहते हैं वही रेडियल स्पोक, और ये हब होता है, ये हब. ठीक है. अब पढ़ते आगे. दे आर 9ली स्पेस पेरिफेरल. ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट. देख रहे हो, ईच फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट. द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड. द सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑक्सिनम इज प्रोटीनिशियस एंड कॉल्ड, ये सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम हब कहते हैं, विच इज इंटरकनेक्टेड विद रेडियल स्पोक्स. ये मैंने आपको बताया था, रेडियल स्पोक्स होता है, और सब प्रोटीन के बना होता है. The centrioles form the basal body of cilia and flagella. Spindle fibers also give rise to animal cells. So कुछ इनसे इतना नहीं आता, बस मैंने आपको बता दिया का स्ट्रक्चर. रेडियल स्पोक्स ट्यूबुलेंट प्रोटीन के बने होते हैं. सेंट्रल हब भी प्रोटीनिशियस होता है. हर एक फिब्रिल क्या होता है? ट्रिपलेट होता है. बस आपको ये 3-4 चीजें याद रखनी है. तो यार लाइट चली गई थी और अगले दिन ही लाइट आई है, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस. ठीक है. यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे अपन आपको पता ही है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस क्या कहते हैं? पहले बात तो हमने सबसे पहले पढ़ा था, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. ठीक है. अब पढ़ते हैं क्या कहता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. ठीक है. इन 1831. वैसे
आई डोंट प्रेफर कि आप 1813 ये याद रखो, बिकॉज उसका कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतना स्पेसिफिक आता नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी में भी कभी कभार डाटा गलत होता है। ठीक है, तो हम ये याद नहीं करेंगे। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज वाज गिवन बाय क्रोमेटिन। न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होता क्या है? क्रोमेटिन, विच वॉज गिवन बाय फ्लेमिंग। तो ये दो चीजें आपको पता है किसने क्या दी थी? इसने रॉबर्ट ब्राउन ने, लाल से कर देते, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब्ड। ठीक है, दिस वॉज द थिंग। अब आगे बढ़ते, क्या कह रहा है? द इंटरफेस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट्स नॉट डिवाइडिंग, जब वो रेस्टिंग पे होता है, has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix, and one or more spherical body called nucleoli। ये न्यूक्लियस है ऐसे। अब ये रेस्टिंग स्टेज पे है। जब रेस्टिंग स्टेज पे है, तो ये सारा इसका क्रोमेटिन है, और ये जो बड़ा सा है ये है न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स, इसमें भी कितनी मेम्ब्रेन होती है? टू मेम्ब्रेन। ठीक है, और इनके बीच का स्पेस को कहते हैं पेरिन्यूक्लियर स्पेस। ये तो बहुत एक स्टैंडर्ड नेमिंग है, जैसे हम हार्ट में भी पढ़ते हैं, लंग्स में भी पढ़ते हैं, यही सब चीज़ें। ठीक है, फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद ईआर। आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस होती है किससे? ईआर से। ओके, ठीक है। ऑल्सो बेयर राइबोसोम्स इन इट। हाँ, ई आर है तो राइबोसोम्स आ रही है, और नहीं है तो ऐसे यार। ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय द माइन्यूट पोर्स विच आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। जैसे ये दो मेम्ब्रेन है ना, ये दो मेम्ब्रेन है, ये सीधी सीधी चलती है, और यहाँ एक ऐसे फ्यूज हो जाती है ऐसे, फिर ऐसे चली जाती है ऐसे। ठीक है, these nuclear pores are passages through which RNA and protein molecules takes place in both direction between nucleus and cytoplasm। ये न्यूक्लियस मान लो अंदर का, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और ये क्या है? न्यूक्लियोफोर्स। और इधर से क्या जाता है? आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट, इन एंड आउट। सो दिस इज द थिंग। ठीक है, नॉर्मली देर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली यही होता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व, मतलब किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं। ठीक है, सम मैच्योर सेल्स इवन लाइक न्यूक्लियस, मतलब किसी में तो न्यूक्लियस होता भी नहीं है। एग्जाम्पल इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये क्या? इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जैसे देखो सेल के मैट्रिक्स को, फ्लूइड मैट्रिक्स को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ऐसे ही न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। कंटेन्स न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, एंड क्रोमेटिन, ये हमने बात करी थी। ठीक है, द न्यूक्लियाई आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलाई ये है, या न्यूक्लियोस, अरे क्या कहते हैं इसे, रुको पढ़ लो एक बार। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियाई की बात है। वो होता है कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, the content of nucleus is continuous with the rest of the nucleoplasm and it is not a membrane bound structure. Nucleolus is not a membrane bound structure. It is a site of active ribosomal synthesis. Nucleolus, site of active ribosomal synthesis। ठीक है, लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिव। अब जिसमें ज्यादा प्रोटीन के सिंथेसिस होगी, उन सेल्स में ज्यादा न्यूक्लियोलाई होंगे। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोलस होता है सिंगुलर,
और न्यूक्लियोलाई होता है प्लूरल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यू मे रिकॉल द इंटरफेस has a loose and distinct network of nucleoprotein fibers called chromatin, but during different, यार देखो ये ना मैं आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये पूरा उसमें समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो वहां पढ़ेंगे ये। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पढ़ा दूंगा ना, वो मैं एकदम ढंग से भी नहीं पढ़ा पाऊंगा और ये यहाँ से ढंग से इतना समझ भी नहीं आएगा। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। माइक्रो बॉडीज, देखो मैं माइक्रो बॉडीज पढ़ लेते हैं। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम प्रेजेंट इन बॉडी। मतलब ये छोटी छोटी वेसिकल्स जैसी बॉडी होती है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं। अब देखो, 1 और 2 अक्टूबर, आज 2 अक्टूबर है, हमने ये कर लिया। अब आपकी एनसीईआरटी मार्क्ड हो गई है। अब आप क्या करोगे, आज अपनी एनसीईआरटी को कंसोलिडेट करोगे। 2 पढ़ लिया। आप ये जो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, आप इनमें से जो मैंने बहुत सारे तो यहाँ पे ऐड कर दिए, जैसे आप यहाँ साइड साइड में अपने नोट्स बनाओगे और एनसीईआरटी को एकदम रेडी करोगे। ठीक है, एक पेन से ही बना लेना अभी, क्योंकि आपको पता चलेगा, क्योंकि जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतनी बार अलग पेन से बनाएंगे तो उसकी प्रायोरिटी लेवल पता चलेगा। ठीक है, ये कर लो आज। और शाम को, अभी जैसे ये वीडियो मैं 3-4 बजे डालूंगा, सोने से पहले इसका एक आएगा फर्रा, एनसीईआरटी फर्रा, एनसीईआरटी फर्रा हैं, ये वाली वीडियो आएगी। इसमें 10 मिनट में जो भी एक्टिव रिकॉलिंग मेथड से मैं आपको ये पूरा रिवाइज करा दूंगा, तो इससे आपका पूरा सेल चैप्टर सही हो जाएगा। और कल हम इसके करेंगे 50 न्यूमेरिकल्स, मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा और फिर विल कैरी ऑन विद दिस। सो अगर आपको ये अच्छी लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दो इस वीडियो को जितना हो सके। सो दिस इज़ द वन ऑफ अ काइंड वीडियो और सीरीज दैट ऑन यूट्यूब स्पेशली। सो हैव a nice day and good luck.